अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर फ्रॉम अस्पायर कॉलेज टोकर कैंपस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। अब पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि वर्क और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है और उसके बाद कैसे किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। अब यह याद रखना है किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के दो मेथड हैं। एक हमारे पास बाय फोर्स हम लोग एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और दूसरा हम बाय हीट। अब अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाएंगे तो हम लोग उस बॉडी के ऊपर अपनी एनर्जी को दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसके ज़रिए क्या हो रहा है, बॉडी वर्क कर रही है। तो जब बाय फोर्स एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो हम कहेंगे कि हमने बॉडी के ऊपर वर्क किया है। और दूसरा मेथड है कि हम बॉडी को हीट प्रोवाइड कर दें और जब बॉडी को हम हीट देंगे तो हीट देने से क्या होगा, उस वक्त भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी और उसको हम लोग थर्मल वर्क या थर्मल एनर्जी कहेंगे। अभी जो दूसरा प्रोसेस है ना बाय हीट, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 में। अभी चैप्टर नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोर्स के ज़रिए कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें पहली डेफिनेशन हमारे पास आ गई वर्क। वर्क क्या होता है, जब किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने की वजह से बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि बॉडी ने क्या किया, वर्क किया। तो एक डेफिनेशन तो हमारे पास ये है, व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी एंड अ बॉडी कवर अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और बॉडी ने फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो हम कहेंगे कि बॉडी ने क्या किया, वर्क किया। और एक डेफिनेशन हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट के अंदर कि व्हाट इज वर्क, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जिसे हम डिनोट करते हैं W इज इक्वल टू F डॉट D। और जब भी डॉट प्रोडक्ट हम लोग खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, FD cos थीटा। अब इस फार्मूला को भी हम आगे जाके ड्राइव भी करेंगे। अब याद रखिएगा वर्क जो है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमेशा डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता था वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती थी, तो वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क का यूनिट हमारे पास क्या होता है, वर्क का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होता है जाउल, और जाउल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर। अब मैं अगर यहां पर जाउल को डिफाइन करूं तो जाउल को डिफाइन कैसे करूंगा कि द वर्क विल बी 1 जाउल, वर्क 1 जाउल होगा इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। अगर हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं और 1 न्यूटन फोर्स की वजह से बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे। अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं और 1 न्यूटन की फोर्स लगाने की वजह से बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे तो वर्क कितना होगा, 1 जाउल। अब सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट है जाउल। सीजीएस सिस्टम में देखते हैं सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है अर्ज। तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, अर्ज, और वो किसके इक्वल होता है, 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज। अब ये याद रखना है आपने, एमसीक्यू यहां से आता है कि 1 जाउल किसके इक्वल होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 में हमने वर्क की डायमेंशन को डिस्कस किया था, हम लोग अब वर्क की डायमेंशन को डिस्कस करते हैं। वर्क की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, ml² T-2। और यहाँ एक एमसीक्यू आता है कि वर्क की डायमेंशन जो है वो किसके इक्वल होती है, तो याद रखना है वर्क हैज सेम डायमेंशन एज टॉर्क। जो वर्क की डायमेंशन है वो हमारे पास वही डायमेंशन होती है जो डायमेंशन टॉर्क की होती है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखिएगा, वर्क हैज सेम डायमेंशन एज टॉर्क। उसके बाद इस फार्मूला जो हमने वर्क का पढ़ा है W इज इक्वल टू FD, इस फार्मूले की एक लिमिटेशन है कि ये फार्मूला सिर्फ उसी वक्त अप्लाई कर सकते हो जब हमारे पास फोर्स क्या हो, कांस्टेंट। अगर हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये फार्मूला जो है वो यूज
नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा ये फार्मूला सिर्फ उसी वक्त अप्लाई होगा जब फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट, और अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आप इस फार्मूले को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग फोर्स का जो वर्क का फार्मूला पढ़ा था इसको जरा ड्राइव करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है बाय एंगल थीटा, इस एंगल थीटा के ऊपर, और जब बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है तो बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो एंगल हमारे पास कितना है, थीटा। अब यहां पे अगर आपने वर्क कैलकुलेट करना है तो देखें बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, फोर्स तो इधर लग रही है लेकिन बॉडी इधर मूव कर रही है। तो अगर बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही तो फिर आपने क्या देखना है कि बॉडी फोर्स के किसी कंपोनेंट की डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अगर बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में नहीं जा रही, बॉडी तो इधर जा रही है, तो फिर फोर्स के किसी कंपोनेंट की डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होगी तो हम फोर्स का वो कंपोनेंट निकालते हैं। और कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे फोर्स का, हम लोग फोर्स के हेड से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे और जहां पर वो परपेंडिकुलर जाके गिरेगा वहां पर हमारे पास उसका हमेशा एक्स कंपोनेंट आता है। अब यहां पर हमारे पास जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होता है, एफ कोस थीटा, और जहां पर 90 का एंगल हमारे पास आएगा यहां पर हमारे पास उसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ साइन थीटा। अब अगर मैं देखूं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, एफ कोस थीटा, और जो एफ साइन थीटा है वो तो अपवर्ड है लेकिन बॉडी तो अपवर्ड नहीं जा रही, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आया, एफ कोस थीटा। तो फार्मूला हमारे पास फिर वर्क का क्या बना, W इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का वो अफेक्टिव कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। और यहां पर फोर्स का अफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा आया, एफ कोस थीटा। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो ये हमारे पास वर्क का फाइनल फार्मूला बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ वर्क, वर्क की नेचर को डिस्कस करते हैं। अब ये जो नेचर ऑफ वर्क है ये सारी बातें MCQs के अंदर आनी है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रखना है। तो पहला हमारे पास आ गया जी पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा जो है वो लेस देन 90 होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0। जब थीटा 0 से 90 के दरमियान में होगा तो हम कहेंगे कि वर्क जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। वर्क पॉजिटिव का क्या मतलब है, वर्क पॉजिटिव का मतलब है कि फोर्स और फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, पैरेलल। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, पॉजिटिव वर्क का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है। और दूसरा हमारे पास आ गया जी नेगेटिव वर्क। वर्क नेगेटिव कब होगा, व्हेन थीटा इज ग्रेटर, जब थीटा 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, लेस देन और इक्वल, यानी कि 180 यहां पर शामिल है। ये MCQ भी यहां पर पूछता है कि थीटा, अब जब MCQ आपको देता है ना तो यहां से वो इस लाइन को एक रेस करके एक ऑप्शन ये बना देता है, और स्टूडेंट यहां पे यही मिस्टेक करता है कि वो इस ऑप्शन को टिक कर देता है। ये याद रखना 180 भी यहां पे इंक्लूड है, शामिल है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 और लेस देन और इक्वल टू 180। अब नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है, नेगेटिव वर्क का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू ईच अदर। अब अगर फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट भी अगर हम बात करें तो वो कंपोनेंट भी डिस्प्लेसमेंट के क्या है, ऑपोजिट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी मैक्सिमम वर्क। वर्क मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम वर्क याद रखिएगा व्हेन थीटा इज 0,
जब थीटा हमारे पास क्या होगा 0। किन दो चीजों के दरमियान हम लोग ये एंगल ले रहे हैं? ये एंगल हम लोग ले रहे हैं फोर्स के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ये जो हम लोग एंगल यहाँ पर ले रहे हैं, ये एंगल किन दो चीजों के दरमियान ले रहे हैं? फोर्स के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो हमारे पास ये जो एंगल है वो अगर 0 हो तो वर्क हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम वर्क का क्या मतलब है? मैक्सिमम वर्क का मतलब है कि जो फोर्स है वो बॉडी के ऊपर मैक्सिमम वर्क कर रही है। जितनी फोर्स लग रही है वो अफेक्टिवली बॉडी के ऊपर वर्क कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी जीरो वर्क। वर्क जीरो कब होगा? इसके अंदर 3 ऑप्शन है हमारे पास। वर्क जीरो होगा जब हमारे पास पहली कंडीशन, अगर बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो बॉडी तो वर्क ही नहीं करेगी। तो पहली ऑप्शन है कि भाई अगर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो इस केस के अंदर जो वर्क है वो जीरो होगा। दूसरी ऑप्शन, आप फोर्स तो लगा रहे हो, जैसे मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहे हो लेकिन बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, तो इस केस में भी वर्क हमारे पास क्या होगा? जीरो। और तीसरी ऑप्शन, जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हो? 90, तो उस वक्त भी मेरे पास वर्क कितना होगा? जीरो होगा। तो ये 3 कंडीशन यहां पे याद रखनी है कि वर्क कब जीरो होगा। पहली जब फोर्स जीरो होगी, दूसरी जब डिस्प्लेसमेंट, और तीसरी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना होगा? 90। उसके बाद मिनिमम वर्क। वर्क मिनिमम कब होगा? वर्क मिनिमम होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 180 का एंगल होगा, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, उस वक्त वर्क क्या होगा? मिनिमम। इसका मतलब जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है उसका मिनिमम इफेक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, यानी कि बॉडी के ऊपर जो आप फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी के ऊपर इस फोर्स का जो इफेक्ट है वो मिनिमम है, इसलिए हम लोग इसको यहां पर क्या कहते हैं? मिनिमम वर्क। ठीक है। अब यहां पे एक एमसीक्यू याद रखिएगा। एमसीक्यू आता है वर्क गिव इट्स हाफ वैल्यू। वर्क अपनी हाफ वैल्यू किस एंगल के ऊपर देता है? तो वर्क अपनी हाफ वैल्यू देता है एट द एंगल ऑफ 60। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 60 एंगल होता है तो उस वक्त वर्क अपनी हाफ वैल्यू देता है। अब देख लेते हैं इसमें, यहां पे हम लोग वैल्यू पुट करके W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह मैंने 60 लिख दिया और कोस 60 मेरे पास कितना होता है? कोस 60 मेरे पास होता है 1/2 हाफ। तो यहाँ पे देख ले, वर्क इज इक्वल टू हाफ एफ डी। एग्जैक्ट अपनी वैल्यू का हमारे पास क्या आ गया? हाफ आ गया। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम लोग ग्राफ की मदद से वर्क को कैलकुलेट करना चाहें तो ग्राफ की मदद से वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये ग्राफ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन, ये जो रेड कलर की लाइन है, स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है वो फोर्स हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ ड्रॉ किया है। अब अगर यहाँ पर मुझे इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है तो मैं वर्क कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब वर्क मेरे पास इक्वल होता है एरिया अंडर द ग्राफ। अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना है तो मैं इस ग्राफ के अंडर एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं। अब ग्राफ के अंडर एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं यहां से ये लाइंस ड्रॉ कर दूंगा और ये ग्राफ के अंडर ये एरिया कैलकुलेट करता हूं कि ग्राफ के अंडर कितना एरिया बन रहा है। अब सबसे पहले देखें ग्राफ के अंडर ये शेप कौन सी आ रही है? ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ रही है। तो यानी कि अगर मुझे एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है तो मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। और रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने? d। विड्थ यहां से यहां तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? f। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितना आ गया? f मल्टीप्लाई बाय d। तो वर्क किसके इक्वल आ गया? एफ डी। ठीक हो गया। तो हमने ग्राफ की मदद से जब भी वर्क कैलकुलेट करना है तो हमारे पास जो भी ग्राफ की शेप होगी हम लोग उसके अंडर एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, और वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी? वर्क के। अब ये जो वर्क का फार्मूला आया है इसे याद रखिएगा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जीरो है,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 है, तो जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे वो ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ड्रॉ करेंगे। यानी ग्राफ के जो वेरिएबल्स होंगे वो उसमें सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 नहीं है, मैं यहां बना के शो करता हूं आपको, ये देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो यहां पे देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 नहीं है। अब इसके लिए आप ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो कौन से वेरिएबल लेंगे, तो यहां पर याद रखना है, आप जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट के दरमियान और फोर्स के इफेक्टिव कंपोनेंट के दरमियान ड्रॉ करेंगे। तो ये एमसीक्यू आ चुका है, याद रखिएगा। अगर एंगल जो है वो अदर देन 0 है, तो जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट के दरमियान और एफ कोस थीटा के दरमियान। तो ये हमारा पहला आर्टिकल जो है कंप्लीट हो गया, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। और इस आर्टिकल के अंदर हमने कांस्टेंट फोर्स को डिस्कस किया, उसके केसेस डिस्कस किए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, वो आर्टिकल है जी वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब नेक्स्ट आर्टिकल है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि वर्क का जो फार्मूला है एफ डी कोस थीटा, वो फार्मूला सिर्फ उसी वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होगी। अब अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम इस चीज को देखते हैं कि अगर फोर्स वेरिएबल है, चेंज हो रही है, तो फोर्स वर्क कैसे निकालेंगे। कहता फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पाथ है ए से लेकर बी तक। अब इस पाथ के अंदर फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और आपने यहां पर फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई वर्क का फार्मूला तो हमने पढ़ा है W इज इक्वल टू एफ डी, और इस फार्मूले की लिमिटेशन थी फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास यहां पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो फिर मैं यहां पर क्या करूंगा। अब वर्क का मेरे पास सिर्फ एक ही फार्मूला है जिससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो फिर अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, फोर्स को कांस्टेंट करूंगा और फोर्स को कांस्टेंट करके इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके वर्क निकालूंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और फार्मूला यहां पे नहीं जिससे हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जरिए वर्क कैलकुलेट कर सकें। तो मैं अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो मैं इस पूरे पाथ के अंदर फोर्स को कांस्टेंट करता हूं, और फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इस पूरे पाथ को मैं स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर देता हूं। ये देखें, इस पूरे पाथ को मैंने स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अब छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया, और अब एक स्मॉल पैच का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा D1। एक स्मॉल पैच का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा D1। और एक स्मॉल पैच के अंदर जो फोर्स है, मैं कहता हूं सपोज दैट कि अब एक स्मॉल पैच के अंदर जो फोर्स है ना, वो मेरे पास क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो गई है। और मैं कहता हूं एक स्मॉल पैच के अंदर फोर्स है F1। अब मैं यहां पर भी देखें वर्ड क्या यूज करूं, सपोज करें कि एक पैच के अंदर फोर्स कांस्टेंट होगी। सपोज क्यों, क्योंकि जब एक स्मॉल पैच मैं लूंगा ना, तो एक स्मॉल पैच के अंदर जो फोर्स के अंदर चेंज आ रहा है वो बहुत स्मॉल होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, उस स्मॉल चेंज को मैं निगलेक्ट कर दूंगा और फोर्स को वहां पे क्या एज्यूम कर लूंगा कि फोर्स हमारे पास एक स्मॉल पैच के अंदर क्या हो गई है, कांस्टेंट। तो मैं कहता हूं कि जी एक स्मॉल पैच के अंदर जो फोर्स के अंदर चेंज आ रहा है वो बहुत ही स्मॉल चेंज आ रहा है, तो मैं यहां पर फोर्स को कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूं। तो मैं कहता हूं जी पहले पैच के अंदर जो फोर्स है वो F1 है, पहले पैच का डिस्टेंस डेल्टा D1 है, और डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो θ1 है। अब जो दूसरा पैच है उसका डिस्टेंस डेल्टा D2 है, और दूसरे पैच के अंदर जो फोर्स है वो F2 है, और जो एंगल है वो θ2 एंड सो ऑन। आखिरी पैच के अंदर जो फोर्स है वो Fn है, और जो एंगल है वो θn है, और जो डिस्टेंस है वो डेल्टा Dn है। मैंने इस पूरे पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। अब मैं नेक्स्ट काम क्या करूंगा, हर पैच का अलग अलग वर्क निकालूंगा और फिर लास्ट में तमाम वर्क को ऐड करूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगा।
अब मैं यहाँ पर फर्स्ट पैच का वर्क कैलकुलेट करता हूँ। फर्स्ट पैच का वर्क डेल्टा W1 किसके इक्वल है? फर्स्ट पैच में फोर्स है F1, डिस्टेंस है डेल्टा D1 और एंगल है cos θ1। तो मेरे पास फर्स्ट पैच का वर्क आ गया F1 डेल्टा D1 इंटू cos θ1। सेकेंड पैच का वर्क हमारे पास आ गया जी F2, क्योंकि सेकेंड पैच में फोर्स है F2 और डिस्टेंस डेल्टा D2 एंड एंगल cos θ2। इसी तरीके से सो ऑन आखिरी पैच का वर्क हमारे पास आया Fn डेल्टा Dn इंटू cos θn। मैंने तमाम पैचेस के वर्क निकाल लिए। अब अगर मुझे पूरे पाथ का वर्क निकालना है तो मैं इन तमाम पैचेस के वर्क को ऐड कर लेता हूं। तो मेरे पास टोटल वर्क इक्वल आ गया डेल्टा W1 डेल्टा W2 एंड सो ऑन डेल्टा Wn। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करें, F1 डेल्टा D1 cos θ1, F2 डेल्टा D2 cos θ2 प्लस सो ऑन Fn डेल्टा Dn इंटू cos θn। ये मेरे पास फाइनल वर्क का आंसर आ गया। अब बार बार इतनी बड़ी वैल्यू जब आप कैलकुलेशन के दरमियान में लिख रहे हो तो एरर्स आ सकता है, लिखते हुए कोई भी गलती हो सकती है। तो फिर हम लोग यहाँ पे इस गलती से बचने के लिए हम लोग समीशन का मेथड यूज करते हैं। समीशन मेथड यूज करते हैं जब आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू आपस में ऐड हो रही हो तो वहाँ पे हम लोग समीशन मेथड लिख के उसको स्मॉल करके लिख देते हैं। वो कैसे लिखते हैं देखिएगा। अब हम लोग इसके लिए ना सिग्मा का वर्ड यूज करते हैं। ये सिग्मा जो आपको नजर आ रहा है, ये सिग्मा का वर्ड हम लोग यूज करते हैं। सिग्मा का मतलब होता है वैल्यूज जो है ना वो हमारे पास क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें सारी वैल्यूज ऐड हो रही है ना, तो यहाँ पे हमने सिग्मा का वर्ड यूज करना है। सिग्मा का मतलब है कि सारी वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। अब वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है? वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से और वैल्यू एंड कहाँ पे हो रही है? n पे। तो जहां से स्टार्ट हो रही होगी वो आपने नीचे लिखना है। नीचे आपने वो लिखना है जहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और ऊपर आपने वो लिखना है जहां पे वैल्यू एंड हो रही है। तो स्टार्ट हो रही है 1 से और एंड कहां पर हो रही है? n पर। अब आप इसको कोई भी एक वेरिएबल का नाम दे दें। अब हम कहते हैं कि ये जो 1 से लेकर n तक वैल्यू है ना, ये किसके इक्वल है? i के इक्वल है। अब ये जो i है मैंने खुद से अपनी मर्जी से लिया है। इसको हम लोग कहते हैं डमी इंडेक्स, ऐसा इंडेक्स जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो। तो यहाँ पे देखें इस i की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेकर n तक। i की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेकर n तक। तो अब मैं यहाँ पर भी फिर 1 से लेकर n तक वैल्यू लिखने की बजाय यहाँ पर फिर क्या लिखता हूँ? सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n तक और fi डेल्टा di इंटू cos θi। अब यहाँ पर भी मैंने फिर 1 से n तक लिखने की बजाय उसे i का नाम दे दिया। तो ये समीशन मेथड है, बड़ी वैल्यू को हम लोग सिग्मा की फॉर्म में लिख के शॉर्ट करके लिख देते हैं। अब ये हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए हमने वर्क कैलकुलेट करना है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक फोर्स बॉडी के ऊपर लग रही है जो कि वेरिएबल है, रेड कलर से जो आपको नजर आ रही है। ये हमारे पास फोर्स लग रही है जो कि कांस्टेंट नहीं है। आप देखें ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब हमारे पास फोर्स चेंज हो रही है। अब अगर आपने यहाँ पे वर्क निकालना है तो हमने अभी पढ़ा कि वर्क कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ। अब आप अगर यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करें तो एरिया अंडर द ग्राफ तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो यानी आपको पहले यहाँ पर फोर्स को कांस्टेंट करना पड़ेगा और फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए आप वही मेथड करें कि उस पूरे पाथ को स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर दें। तो मैंने क्या किया? इस पूरे पाथ को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं हर सेगमेंट का अलग अलग वर्क निकालूंगा बाय एरिया अंडर द ग्राफ और उसके बाद मैं सबको ऐड करूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब देखें पहला जो सेगमेंट है उसका डिस्टेंस है डेल्टा D1 और पहले सेगमेंट के अंदर जो फोर्स है वो है F1 cos θ1। इसी तरीके से जो दूसरा सेगमेंट है उसका डिस्टेंस है डेल्टा D2 और दूसरे सेगमेंट के अंदर फोर्स है F2 cos θ2। अब सो ऑन आखिरी सेगमेंट का डिस्टेंस होगा डेल्टा Dn और आखिरी सेगमेंट में फोर्स होगी Fn cos θn। अब अगर मुझे पहले सेगमेंट का वर्क निकालना है तो पहले सेगमेंट का वर्क मेरे पास क्या आएगा? F1 डेल्टा D1 इंटू cos θ1
और अगर मैं दूसरे सेगमेंट का वर्क निकालूं तो वो वही आएगा F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2 एंड सो ऑन। आखिरी सेगमेंट का जो वर्क होगा वो मेरे पास कितना होगा Fn डेल्टा Dn इंटू cos थीटा n। अब इन सारे वर्क को जब ऐड करूंगा तो मेरे पास जो फाइनल वर्क है वो मेरे पास कितना आएगा, फाइनल वर्क आएगा सिग्मा i से लेकर n तक, क्योंकि यहाँ पे भी n सेगमेंट बने हैं, Fi डेल्टा Di इंटू कोस थीटा i। अब ये फाइनल आंसर मेरे पास आ गया। अब हमने जो फाइनल आंसर निकाला है, अब इस आंसर के अंदर हमारे पास एक एरर मौजूद है। अब क्या एरर मौजूद है कि आप अगर यहाँ पर देखें तो कुछ डायग्राम जो है, कुछ सेगमेंट जो है वो रेक्टेंगल नहीं बन रहे थे, तो हमने उनको रेक्टेंगल बनाने के लिए यहाँ पर खुद से थोड़ा सा एरिया ऐड किया ताकि वो रेक्टेंगल बन जाए और हम लोग रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके वर्क कैलकुलेट कर लें। अब यहाँ पर ये जो हमने एक्स्ट्रा एरिया ऐड किया है, ये एक्स्ट्रा एरिया इस ग्राफ का हिस्सा नहीं था, लेकिन जो फाइनल आंसर आया है उसमें वो एक्स्ट्रा एरिया भी ऐड हो गया। तो उस एक्स्ट्रा एरिया की वजह से हमारे पास जो फाइनल आंसर है उसके अंदर एरर आ गया। अब हम इस एरर को कैसे रिमूव करें? अब एरर को रिमूव कैसे करना पड़ेगा, हमें इस एक्स्ट्रा एरिया को खत्म करना पड़ेगा ताकि हमारे पास ये एरर ना आए। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग इस पूरे ये जो पैचेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पैच है जिसमें हमने एक्स्ट्रा एरिया ऐड किया है, अगर मैं इस पैचेस को बहुत स्मॉल कर दूं, कितना स्मॉल कर दूं, एक पैच का डिस्टेंस जब जीरो को अप्रोच करें, अगर मैं पैचेस को इतना स्मॉल कर दूं कि जो डिस्टेंस है एक पैच का वो अप्रोक्सीमेटली किसको अप्रोच करे, जीरो को, तो इतने स्मॉल पैच के अंदर मुझे फिर ये एक्स्ट्रा एरिया ऐड करने की जरूरत नहीं बनेगी, बल्कि हर पैच खुद ब खुद एक रेक्टेंगल बन जाएगा और हमारा ये जो प्रॉब्लम था, ये एरर जो आया था, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, फॉर मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन मैं जो पैचेस हैं उनके डिस्टेंस को किसको अप्रोच करवा देता हूं, जीरो को। अब जब इतना स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगा एक पैच का, तो हर पैच ऑटोमेटिकली एक रेक्टेंगल बन जाएगा और हमें फिर एक्स्ट्रा एरिया ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक क्या लेता हूँ, लिमिट लेकर मैं जो दो पैचेस के दरमियान टाइम इंटरवल है ना, उसको मैं बहुत स्मॉल कर देता हूँ। तो मैं कितना स्मॉल कर देता हूँ, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो। लिमिट मैंने लेकर जो दो पॉइंट्स थे उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो कितना स्मॉल कर दिया, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो, कि जब डिस्टेंस किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। तो लिमिट लेकर मैंने यहाँ पर जो पैचेस हैं उनको बहुत स्मॉल कर दिया, और स्मॉल पैचेस करने से अब मुझे एक्स्ट्रा एरिया ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरे पास ये जो एरर था ये भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो हमारे पास ये था हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।